प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड इंटीग्रेटेड 4th ईयर कोर्स में निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी को मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो आज का मेरा जो 34वां टॉपिक है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सिद्धांत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कल मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूलभूत तत्व बताए थे और आज मैं सिद्धांतों पर प्रकाश डाल रहा हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले आता है शिक्षकों की शिक्षा। शिक्षकों की शिक्षा और उनकी स्थिति व वेतन के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए, राष्ट्र के निर्माण में इनका बहुत सहयोग योगदान है शिक्षकों का। देखिए, ये सभी कारक ऐसे कारक हैं, वे शिक्षा का जो गुणवत्ता एवं राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र के विकास में जो सहायक हैं, वो उनका महत्व दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही अधिक उनको महत्व दिया जाना चाहिए राष्ट्र के विकास में, ये सहायक है उनके लिए। इसलिए ये सभी बातें जो शिक्षक के व्यक्तिगत गुणवत्ता, शिक्षक की कैसी गुणवत्ता है और उसके व्यक्तिगत कैसा व्यक्तित्व है, कैसा उसका चरित्र है और शिक्षक की शिक्षा कैसी है और उसको अपने व्यवसाय के प्रति कैसी लगन, निष्ठा और कर्तव्य परायणता है, ये सभी उपलब्धियों पर निर्भर करता है शिक्षकों की के पर। अगर शिक्षकों की स्थिति सुदृढ़ और अच्छी और मजबूत है और उनमें चारित्रिक विकास हुआ है और उनकी जो समस्याएं व्यवसायिक, उन पर ध्यान दिया गया है, उनको अच्छे वेतनमान वगैरह, उनकी स्थिति, इसके बारे में अगर सरकार ने पूर्ण ध्यान दिया है तो शिक्षक पूर्ण रूपेण अपने शिक्षा में रुचि लेकर के और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माता बना सकते हैं। छात्रों को जो भविष्य है भारत का वो छात्रों में निहित है। भारत का जो भविष्य है वो आधुनिक जो वर्तमान छात्र हैं इनके हाथों में निहित है और जो उसको जो निहित है उन छात्रों का निर्माण करता है शिक्षा के द्वारा शिक्षक। और जब शिक्षक में ही ये गुण होंगे तो स्वाभाविक है ये गुण छात्र में स्वतः ही अपने आप ही शिक्षक के द्वारा आ जाएंगे। इसलिए और शिक्षा का समाज में जो शिक्षक है उसका समाज में एक आदर्श के रूप में, शिक्षक का समाज में एक आदर्श के रूप में स्थान होना चाहिए। कैसा स्थान होना चाहिए? आदर्श मान करके समाज में शिक्षक का एक आदर्श स्थान होना चाहिए जिससे कि शिक्षक से प्रेरणा ले सकें और समाज का अधिक से अधिक विकास हो सके। इसके बाद में आता है शिक्षकों का शैक्षिक विकास, स्वतंत्रता होनी चाहिए विकास के लिए। शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर अंकुश इतना नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए जिससे कि वो एक शिक्षक अपने स्वतंत्र अध्ययन एवं शोध के माध्यम से, शिक्षक एक स्वतंत्र अध्ययन एवं शोध के माध्यम से एक शोध को प्रकाशित कर सके, एक शोध को प्रकाशित कर सके जिससे कि छात्रों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
इसलिए ये भी एक विशिष्ट ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में शिक्षकों की शिक्षा विशेष रूप से, शिक्षकों की जो शिक्षा है वो विशेष रूप से कार्यकारी शिक्षकों की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। देखिए, शिक्षकों की जो शिक्षा है इस पर जो कार्यकारी जो शिक्षक हैं, अर्थात वर्तमान में जो कार्यरत हैं, कार्यकारी शिक्षक हैं, उनकी शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र का और समाज का अधिक से अधिक विकास हो। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये शिक्षकों की शिक्षा, स्थिति और वेतनमान इनके भी अच्छे होने चाहिए, इसलिए इन तीनों के पॉइंटों के माध्यम से मैंने आपको कुछ अवगत करवाया है। अब ध्यान से सुनिए, शिक्षक को अध्ययन के प्रति अपनी वफादारी भी निभानी चाहिए। जब सरकार इतना कर रही है तो शिक्षक को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। शिक्षक समय पर विद्यालय आए और समय पर अपना पाठ्यक्रम को पूरा कराए और समय से जाए, एवं समय की अनुसार ही जो गतिविधियां हैं, विद्यालय की जो समस्त गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में अधिक से अधिक रुचि जागृत कर और अधिक से अधिक उनमें अपनी अहम भूमिका निभाए, जिससे कि शिक्षकों की स्थिति जो वर्तमान में है उसमें बदलाव आए। शिक्षकों के प्रति आजकल समाज में बड़ी हीन भावनाएं, अरे मास्टर साहब फोकट में ही जाते हैं, वैसे तनख्वाह लेते हैं, कुछ पढ़ाते लिखाते तो कुछ नहीं है, ऐसी हीन भावना वर्तमान में समाज में जागृत है, इसको मिटाना है। इसलिए पुनः मैं जो युवा शिक्षक हैं उनसे आह्वान करता हूं कि वे शिक्षक अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ में, पूर्ण निष्ठा के साथ में उसका पालन करें और अधिक से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाएं। शिक्षा के माध्यम से अधिक जो छात्र हैं उनमें शिक्षा के प्रति एक अच्छी अलख जगाएं और उस अलख के माध्यम से एक राष्ट्र का और समाज का एक अच्छा विकास होगा। इसलिए अब आता है भाषाओं का विकास। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये सिद्धांत है। पहला जो मैंने सिद्धांत बताया था वो सिद्धांत बताया था शिक्षकों की शिक्षा, स्थिति, उनका वेतनमान, सुविधाएं। उसके बाद में आता है भाषाओं का विकास। शिक्षा का जो माध्यम है वो भाषा है। अब भाषाओं का जब विकास होगा तो शिक्षा का विकास होगा, और जब शिक्षा का विकास होगा तो राष्ट्र और समाज का विकास होगा। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः अब भाषाएं भी फर्स्ट और सेकंड क्षेत्रीय भाषाएं, जिनको स्थानीय भाषाएं कहते हैं। क्षेत्रीय भाषाएं जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, उस क्षेत्र की जो भाषाएं वो क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती हैं। तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास में और भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो एक जनशक्ति का कार्य करती हैं। भाषाएं हैं भारत की, वो एक जनशक्ति का कार्य करती हैं भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं। और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने ज्ञान को अच्छी तरह से अन्य लोगों तक विस्तार करता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो व्यक्ति है वो क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अपने अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रसार और विस्तार करता है क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से। अर्थात मेरे अंदर मान लो कोई भी किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है वो आंतरिक ज्ञान, उस ज्ञान को मैं वर्तमान में आपको जो प्रकट कर रहा हूं,
आपको जो अवगत करवा रहा हूं वो एक भाषा के माध्यम से करवा रहा हूं, और भाषा में भी स्थानीय भाषा का उपयोग हो रहा है, क्षेत्रीय भाषा का उपयोग हो रहा है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, ज्ञान का जो वास्तविक जो प्रसार होता है या ज्ञान का जो लोगों तक विस्तार होता है वो क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से होता है। मान लो मैं आपको अंग्रेजी में ज्ञान दूं तो अंग्रेजी का संपूर्ण ज्ञान मुझे ही नहीं है, तो मैं आपको क्या दूंगा, जबकि क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से मैं आपको अधिक से अधिक लाभ दे सकता हूं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, आप विशेष अब आता है क्षेत्रीय भाषाओं का, और इसका ही एक दूसरा भाग है जिसको कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र अर्थात 3 भाषाओं का सूत्र। तो राज्य सरकार के आदेशानुसार, राज्य सरकार के आदेशानुसार, क्योंकि राज्य सरकार निर्धारित करती है, केंद्र सरकार तो केवल कानून बनाती है और बाकी का उनको क्रियान्वित जो करती है वो राज्य सरकार करती हैं। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षा स्तर पर छात्रों को 3 भाषाओं में, छात्रों को माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर 3 भाषाओं में अध्ययन करने की छूट दी गई है। 3 भाषाओं में अध्ययन करने की छूट दी गई है। अब वो 3 भाषा क्या है, आपने भी जब वर्तमान में पढ़ा होगा तो सबसे पहले है हिंदी, और दूसरी भाषा है जिसको कहते हैं ज्वाइंट लैंग्वेज अंग्रेजी। ये जोड़ने का कार्य करती है अन्य भाषाओं को। पहली है मातृभाषा हिंदी, दूसरी है अंग्रेजी, और तीसरी भाषा है जो माध्यमिक स्तर तक पढ़ी जाती है, अध्ययन किया जाता है, वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद में ऑब्लिक में उर्दू भी है। अपने राजस्थान में इस भाषाओं को पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी और तीसरा है संस्कृत। ये आप सभी विद्यार्थियों ने, सभी प्रशिक्षणार्थियों ने जब सेकेंडरी पास की होगी तो आपने इनका अध्ययन किया होगा। इसको कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। अच्छा, ये तो हिंदी भाषी या अपने राजस्थान वगैरह उत्तर प्रदेश वगैरह में है, लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें अंग्रेजी प्रथम है, वहाँ की कई भाषाएं हैं और भी कई भाषाएं उनको समायोजित किया गया है। वहाँ हिंदी भी है और वहाँ की स्थानीय भाषाएं भी हैं। इसलिए भारतीय संविधान में त्रिभाषा सूत्र, पहला तो क्षेत्रीय भाषा सूत्र और दूसरा है त्रिभाषा सूत्र। क्षेत्रीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं, इसके बाद में आता है त्रिभाषा सूत्र अर्थात 3 भाषाएं। तो ये भाषाओं का विकास किया जाए इसके माध्यम से, इनके माध्यम से भाषाओं का विकास किया जाए। अब भाषाओं के विकास के बाद में आता है शैक्षणिक अवसरों की प्रधानता। शैक्षणिक अवसरों में समानता होनी चाहिए। शैक्षणिक जो अवसर हैं, चांस हैं, उनमें क्या होनी चाहिए, प्रधानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंसी और समानता। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि शैक्षणिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए या प्रदान करते समय क्षेत्रीय नियमितता या ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में की जो अनियमितता नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं का जो अपन क्या लेते हैं, उपयोग लेते हैं, तो उसमें अनियमितता नहीं होनी चाहिए। अनियमितता का मतलब है उसमें अधिक से अधिक उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। भाषाओं का, हिंदी भाषा का उपयोग होना चाहिए शुद्ध,
और क्षेत्रीय भाषाओं को तो केवल सहारा ले सकते हैं, कठिन शब्द वगैरह जो कोई समझ में नहीं आ रहा है उसको सरल बनाने के लिए। कोई कठिन शब्दार्थ वगैरह है उसको सरल बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग ले सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक शैक्षणिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय जो अनियमितता है, अब वो ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे शहरी क्षेत्र की अनियमितता हो, नहीं होनी चाहिए। अनियमितता नियमितता होनी चाहिए, अनियमितता नहीं होनी चाहिए। ये शैक्षणिक अवसरों की समानता में है, शैक्षणिक अवसरों की समानता में है। उसके बाद में आता है सभी को शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। सभी को शिक्षा पर क्या दिया जाना चाहिए? बल। सभी को शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। बल का मतलब क्या है? यह ध्यान, ताकत से नहीं है, ध्यान। यह बल से मतलब है ध्यान दिया जाना चाहिए शिक्षा पर। शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही, अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए। शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही एवं अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए और शिक्षा पर अधिक से अधिक बल, ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद में आता है सामाजिक हस्तक्षेप। सामाजिक हस्तक्षेप तथा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक अवसरों की जो समानता है, इसमें सभी का शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत जो सामाजिक हस्तक्षेप है तथा राष्ट्रीयता की जो बढ़ावा देने के लिए शिक्षा आयोग द्वारा बताई गई, उनका पालन करना चाहिए। इसके बाद में शारीरिक तथा मानसिक रूप से, शारीरिक तथा मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शैक्षणिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो बालक हैं उनकी शैक्षणिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष बल दिया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके संबंधित जो शैक्षणिक जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पुनः जो शैक्षणिक अवसरों की समानता है इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि सभी को शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय अनियमितता नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रीय अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो और चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, उनमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। और सामाजिक हस्तक्षेप तथा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए ध्यान देने की जो शिक्षा आयोग द्वारा जो बताई गई बात है उनका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से जो विकलांग बालक हैं उन बालकों के लिए जो बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था या सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए। उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको जो आवश्यक हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये आपका सामाजिक अवसरों की समानता। उसके बाद में है प्रतिभा खोज और विकास। प्रतिभा खोज का विकास या प्रतिभा खोज एवं
विकास। तो छोटी आयु में ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं हैं, प्राइमरी सेक्शन से ही मालूम हो जाता है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखियां है। इसलिए जो प्रतिभावान छात्र है उसका तो प्रारंभ में ही मालूम हो जाता है कि ये बालक कैसा है, प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान है, या सामान्य है, या फिर निम्न है। इसलिए छोटी आयु में ही विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनकी खोज कर ली जाए पहले ही, एवं समुचित विकास करने के उपाय किए जाएं। सबसे पहले तो क्या है, जो प्रतिभा खोज बालक हैं उनकी छोटी आयु में ही उनकी सबसे पहले खोज कर ली जाए, सर्वे कर लिया जाए, उनको निर्धारित कर लिया जाए। उसके बाद में उन बालकों को जो सुविधाएं हैं उनको आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपलब्ध करवाया जाए, और जैसे ही वो सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसके बाद में उनका विकास किया जाए। प्रतिभा खोज की जाए पहले, खोज करने के बाद में उनको संसाधन जुटाए जाए, उनका विकास किया जाए, उन पर विशेष बल दिया जाए ऐसे छात्रों पर, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें एवं राष्ट्र का और समाज का विकास कर सकें। इसके बाद में कार्य अनुभव है राष्ट्रीय सेवा। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय कार्य अनुभव। कार्य अनुभव, कार्य अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा। राष्ट्रीय सेवा, देखिए कार्य अनुभव राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का अंग बताया गया है। ये कार्य अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा है, इसको शिक्षा के साथ में ही सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से ही और इसको शिक्षा का अंग बताया गया है। पाठ्यक्रम तो है ही है शिक्षा का अंग, लेकिन कार्य अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा ये भी एक क्या है, शिक्षा का प्रमुख अंग माना गया है। जो कार्य अनुभव में कई कार्य जो विद्यालय में कई शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ में करवाए जाते हैं, इनमें साफ सफाई भी है, सुंदरता है, रंगोली वगैरह भी हैं, कई शैक्षणिक या सांस्कृतिक और कई ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय सेवा में इसमें समाज के लिए सार्वजनिक जगहों की सफाई एवं उनकी सुंदरता बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण के माध्यम से किसी भी प्रकार से स्काउटिंग वगैरह, एनएसएस, इसके द्वारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना है ये कार्य अनुभव ये विद्यालय स्तर पर होता है शिक्षा, और जो राष्ट्रीय सेवा योजना है ये बड़े लेवल पर, उच्च लेवल पर, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद में आपका कॉलेज स्तर पर भी ये योजनाएं चलाई जाती हैं। तो कार्य अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा को, जो कार्य अनुभव राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का एक अंग बताया गया है। क्या बताया गया है? अंग, भाग, हिस्सा, पार्ट। शिक्षा का एक ये पार्ट है, हिस्सा है, अंग है। विज्ञान की शिक्षा व अनुसंधान ये भी इसी में ही है कि विज्ञान की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा एवं अनुसंधान यह भी इसी का भाग है। देखिए शिक्षा का ये भी एक भाग है। शिक्षा में विज्ञान को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, देने की आवश्यकता है वर्तमान में, क्योंकि इस समय जो विज्ञान
की जो प्रोग्रेस है उसके लिए विज्ञान का महत्व है, जो विज्ञान की आवश्यकता है, विज्ञान की मांग है, उसके लिए विज्ञान का महत्व दिया जाना शिक्षा में बहुत आवश्यक है। और जब विज्ञान को महत्व दोगे तो अनुसंधान कार्यों पर आधारित है विज्ञान। विज्ञान केवल शैक्षणिक गतिविधियों ही नहीं, अनुसंधान, खोज, रिसर्च, इनको बढ़ावा दिया जाए। और जब विज्ञान को, इनको जब बढ़ावा दिया जाएगा तो गणित को भी, इसके साथ में गणित को भी शिक्षा के स्तर में उन्नयन करने का प्रयास किया जाए। देखिए, विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, विज्ञान के साथ में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। और जब विज्ञान और अनुसंधान को जब बढ़ावा दिया गया है तो गणित को भी, इस गणित को भी शिक्षा के स्तर में उन्नयन के लिए करने के प्रयास किए जाए, इसकी भी, गणित का भी विकास किया जाए। इसलिए जो विज्ञान है इसकी शिक्षा पर अनुसंधान किया जाए, अनुसंधानों पर विशेष बल दिया जाए, और उसके बाद में गणित की जो उन्नति है उसको भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि गणित और विज्ञान, इन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए शिक्षा के अंदर, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र इनका लाभ ले सकें। अधिक से अधिक जो छात्र हैं वो इनका लाभ ले सकें। अब आता है कृषि एवं शैक्षणिक, कृषि एवं औद्योगिक, कृषि एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कृषि एवं औद्योगिक, इसकी भी व्यवस्था की जाए। कृषि एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था, इसमें भी परीक्षा एवं पाठ्यक्रम का विकास, पत्राचार पाठ्यक्रम, ये भी इसी में आता है। अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा भी आती है इसमें। अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, ये इसी के अंतर्गत है। खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा, खेलकूद भी आते हैं इसी में। ये भी इसी में आता है। हाँ, तो मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूं। अब अपना चल रहा है कृषि एवं औद्योगिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। कृषि एवं जो ये शिक्षा है औद्योगिक, इस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में कम से कम अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और औद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय तो होना चाहिए कम से कम। देखिए, प्रत्येक राज्य में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए, कृषि के लिए कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय तो होना ही चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय कम से कम एक
राज्य में एक तो होना चाहिए और स्थापित किया जाए, और तकनीकी शिक्षा को उद्योगों से संबंधित इसे व्यवहारिक बनाया जाए। जो औद्योगिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए उद्योगों से संबंधित कर इसे व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाए। इसको कैसा रूप प्रदान किया जाए? व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाए। पुनः मैं बता रहा हूं कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए तो क्या करना चाहिए? कृषि को बढ़ावा देने के लिए कम से कम हर राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, और कृषि विश्वविद्यालय होने के साथ में ही प्रत्येक जो तकनीकी शिक्षा है उसको उद्योगों से संबंधित कर उसके व्यावसायिक रूप दिया जाए। उद्योगों से संबंधित कर उनको कैसा रूप प्रदान किया जाए? व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाए। इसके बाद में देखिए, जो कृषि है ये ग्रामीण क्षेत्र में, और वैसे भी भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश इसलिए है कि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो भारत की गांवों में निवास करती है, इसलिए कृषि प्रधान देश है। लेकिन औद्योगिकों को बढ़ावा दिया जाए इसमें। इसके बाद में पाठ्य पुस्तकों एवं परीक्षा में सुधार किया जाए। जो परीक्षा है एवं पाठ्यक्रम है इनमें सुधार किया जाए। परीक्षाओं की गोपनीयता रखी जाए, पेपर आउट नहीं होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाए, गोपनीयता रखी जाए परीक्षाओं की, और परीक्षाएं सत्र के अंत में ली जाए। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों योग और विद्वान लेखकों के द्वारा, पाठ्य पुस्तकें योग एवं विद्वान लेखकों के द्वारा ही प्रमाणित होकर के उनको क्रियान्वित किया जाए एवं व्यवहार में लाया जाए, और ऐसे लेखों से गुणात्मक सुधार किया जाए। जो विद्वान हैं लेखकगण, उनसे ही ऐसे पाठ्य पुस्तकों को, जो इनको पाठ्य पुस्तकों को तैयार करके और इनको गुणात्मक सुधार किया जाए लिखवा करके, और परीक्षा जो प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए। परीक्षा प्रणाली में गोपनीयता रखी जाए, परीक्षाएं पूर्ण ईमानदारी के साथ में हो, उसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव न हो। परीक्षाओं के अंदर उनको पाठ्यक्रम में संपूर्ण पाठ्यक्रम उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, और सभी स्तर के उसमें परीक्षाओं में प्रश्न निर्धारित किए जाएं। क्योंकि एक कक्षा में एक समान छात्र नहीं होते, सभी छात्रों की जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग होती है। इसलिए परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र है वो सभी छात्रों के ध्यान में रख करके बनाया जाए। केवल प्रतिभाशाली छात्रों का ही प्रश्न पत्र नहीं होना चाहिए, मंदबुद्धि भी बालक हैं, सामान्य बालक हैं और प्रतिभावान बालक हैं। इसलिए प्रश्न पत्र भी ऐसा ही होना चाहिए, कठोर कठिन प्रश्न पत्र नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं ऐसी कठोर न हो, उनमें थोड़ा बहुत लचीलापन भी हो, लेकिन गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। इनका विशेष ध्यान रखा जाए, परीक्षाओं की गोपनीयता का। इसके बाद में देखिए, पत्राचार्य पाठ्यक्रम है इसको लागू किया जाए, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो कार्य करते रहते हैं अपने परिवार को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को पालने के लिए। वो कठोर परिश्रम करते हैं, और जब उनको शाम को या सुबह जल्दी उनको टाइम मिलता है तो ऐसी व्यवस्था की जाए, अंशकालीन कक्षाएं चलाई जाएं, ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जाएं जो
अंशकालीन हो, पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन और अंशकालीन तथा अल्पकालीन पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास किया जाए और विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाए। प्राथमिक तक नहीं, लेकिन सेकेंडरी और विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं। अधिक से अधिक ऐसे छात्रों के लिए लाभ दिया जाए और पत्राचार पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। माध्यमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक। प्राथमिक स्तर में तो नियमितता जरूरी है, इसमें पार्ट टाइम नहीं है। हाँ, फिर भी सरकार औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र वगैरह, आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्र चला रही है छोटे बच्चों के लिए। जो बच्चे कमा नहीं सकते लेकिन वो गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण विद्यालय में नहीं जुड़ पाते, जबकि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन वह संसाधनों की कमी के कारण लाड प्यार में वो बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते हैं। उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा, बाल पोषाहार वगैरह ये चलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह। इसके बाद में आता है पत्राचार पाठ्यक्रम। पत्राचार पाठ्यक्रम, इसको भी लागू किया जाए। पत्राचार जो पाठ्यक्रम है, इसमें अंशकालीन अल्पकालीन जो पत्राचार जो पाठ्यक्रम है, ये विश्वविद्यालय स्तर पर भी होना चाहिए। उसके बाद में आता है अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा। अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का सघन कार्यक्रम बना करके, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का सघन कार्यक्रम बना करके उनको क्रियान्विति पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उनकी क्रियान्विति पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। किस पर? अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर। अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर इनको सघन कार्यक्रम बना करके उनकी क्रियान्विति पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक शिक्षार्थी लाभ ले सकें। इसके बाद में आता है, मैं आपको प्रशिक्षणार्थियों पुनः ध्यान आकर्षित करता हूं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सिद्धांतों को आपको पढ़ा रहा हूं। आपको ध्यान होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो सिद्धांत हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। तो प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा है, इनको सघन कार्यक्रम बना करके इनको क्रियान्विति पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उसके बाद में अंतिम समझो इसको, खेल कूद एवं शारीरिक स्वास्थ्य एवं योग शिक्षा। खेल कूद, हाँ जी, खेल कूद, शारीरिक विकास एवं योग शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी विद्यालय स्तर पर होनी चाहिए। खेलकूद एवं शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार किया जाए। खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए और इस हेतु अधिक सुविधाएं और साधन जुटाए जाएं। अधिक से अधिक सुविधाएं एवं साधन जुटाए जाएं, इनको अधिक से अधिक क्रियान्वित किया जाए, अधिक से अधिक इनको लागू किया जाए। इसके लिए तो आज का मेरा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो सिद्धांत हैं उनको बताया। सबसे पहले शिक्षकों की शिक्षा स्थिति एवं वेतन, उसके बाद में इसी में ही इनके
भाषाओं का विकास, भाषाएं, क्षेत्रीय भाषा और त्रिभाषा, परीक्षाएं एवं पाठ्यक्रम का विकास, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा का विकास, इसमें शैक्षणिक अवसरों की समानता, उसके बाद प्रतिभा खोज विकास, कार्य अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा और विज्ञान की शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं औद्योगिक शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए और सभी का शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। पत्राचार पाठ्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, इनकी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम के लिए, इस टॉपिक के लिए आपको बार बार धन्यवाद।